अभी तक जो हम लोगों ने कहानी देखी है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन किया था और उससे रिलेटेड दो पार्ट देखे थे, क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव पार्ट का मतलब था कि रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन से क्यों हो रहा है और इक्विलिब्रियम स्टेट में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि किसी भी डायरेक्शन से स्पॉन्टेनिटी मेंटेन करते हुए भी इक्विलिब्रियम स्टेट तक ही नेट प्रोग्रेस इंश्योर हो रहा है। ये कहानी हम लोगों ने देखी तो बोला था इक्विलिब्रियम स्टेट का फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम है जो है वो एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर मिनिमम होगा। तो वहां पे डीजी इक्वल 0 या फाइनाइट फॉर्म में डेल्टा जी पूछेगा इक्विलिब्रियम स्टेट पे तो 0 हो जाएगा। और वैसा ही हम लोगों ने एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स के टर्म में बोला था कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल बी मैक्सिमम इफ द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो वहां पे ds ऑफ यूनिवर्स विल बिकम 0। दैट मींस डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स अगर फाइनाइट फॉर्म में पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे वहां पे 0 है। वो बात देखी थी। और फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा था और उसमें फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला का ग्राफ देखा था, उसके वेरिएशंस देखे थे। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है ना। नाउ वी आर टचिंग द लास्ट टॉपिक। मेंस और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट टॉपिक समझ लो। एडवांस में एक दो एडिशनल सेक्शंस हम लोग बताते हैं, जैसे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बताते हैं। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जैसी चीज तुम्हारा आयनिक में कहीं ना कहीं आएगा, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बताते हैं, फिर टर्म्स लाइक इफ्लोरेसेंस बताते हैं, डेलिक्वेशंस बताते हैं, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक बताते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताते हैं। ये सब चीजें हम लोग वहां पे डिस्कस करते हैं। नॉर्मली एडवांस के लिए वो टॉपिक है। लेकिन जहां तक मेंस एंड मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, दिस इज द लास्ट टॉपिक जिसमें हम लोग ली चैटेलियर प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली इसको बोलते लासेते हैं, मैंने पहले बताया था, अपन इंडियन है, जो लिखते हैं वही बोल देते हैं ना। सो यस, तो मेडिकल एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द लास्ट टॉपिक, जिसके बाद समझ लो कि तुम्हारा चैप्टर खत्म है। ठीक है। सो अब यहां पे जब हम लोग बात करने वाले ली चैटेलियर प्रिंसिपल की, खुशखबरी ये है कि मैंने समझ लो इनडायरेक्टली तुमको पूरा सब कुछ बता दिया है। ठीक है, न्यूमेरिकली बता दिया है। इनफैक्ट ये तो एक क्वालिटेटिव प्रिंसिपल है, लेकिन क्वालिटेटिव प्रिंसिपल का भी अपना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारी चीजें न्यूमेरिकली देखना अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो क्वालिटेटिवली अगर एक स्टेटमेंट याद है तो उससे अपना काम हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट कि किस तरह के चेंजेस आएंगे, इसको हम लोग न्यूमेरिकली एनालाइज किया है, आगे भी करेंगे। जितने पॉइंट्स में जितने सेक्शन पढ़ाऊंगा इसमें सब में एनालाइज करते जाएंगे। बट क्वालिटेटिव स्टेटमेंट अगर याद है तो इतनी डिटेल्ड एनालिसिस क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये चैप्टर, इस चैप्टर का ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको जिसमें इसी प्रिंसिपल का यूज होगा। बोलेगा दिया हुआ रिएक्शन टेम्परेचर एंड प्रेशर के कौन से कंडीशन से फेवर्ड होगा, या फिर रिएक्टेंट रिमूव करने से फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी, रिएक्टेंट ऐड करने से होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐड करने से होगा, प्रोडक्ट रिमूव करने से होगा। इस तरह के बहुत सारे, कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होगा, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड करने से क्या होगा, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर ऐड करने से क्या होगा, डिफरेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाने से क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एक सिस्टम अगर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है और अगर हम लोगों ने डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो उस डिस्टरबेंस को मिनिमाइज करने के लिए सिस्टम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा इफ इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट इज डिस्टर्ब। अब याद करो, इससे रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए हुए हैं कि कहानी एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था और उसके बाद तुमने कुछ चेंजेस ला दिए। चेंजेस क्या लाया था, जैसे एक याद करो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO गैस शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द फाइनल मोलरिटी ऑफ CO2 गैस इन द मिक्सचर विल बिकम 2.4 m, है ना। ये चीज हम लोगों ने देखा था। तो राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट देखा है इन जनरल, मतलब राइट लेफ्ट का मतलब है फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। वो हम लोगों ने देखा है अगर इनिशियली तुमने रिएक्टेंट से स्टार्ट किया है या इनिशियल कोई भी सिचुएशन दिया है। बट अब हम लोग जो बात करने वाले, सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, यू हैव क्रिएटेड अ डिस्टर्बेंस। पहले तो देखना है कि ये डिस्टर्बेंस ने इक्विलिब्रियम स्टेट को एक्चुअली डिस्टर्ब किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किया है तो फिर सिस्टम अपने आप किसी एक फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से और तब तक शिफ्ट होगा जब तक कि वापस ये इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव ना कर ले। एंड दैट इज कॉल्ड ली चैटेलियर प्रिंसिपल, जिसको लासेते प्रिंसिपल एक्चुअली बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज आवर प्रिंसिपल। तो सिंपल वर्ड्स में, इफ यू हैव क्रिएटेड एनी डिस्टर्बेंस टू द सिस्टम ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम,
If the equilibrium state is actually disturbed, then system will move in a direction which will minimize the effect of the disturbance and equilibrium will be re-established. यही कहानी है कि अगर तुमने एक सिस्टम जिसमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, एंड इफ दैट डिस्टर्बेंस इज एबल टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम, देन सिस्टम विल मूव इन अ डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करेगा और तब तक मूव करेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम रीस्टेब्लिश ना हो जाए। सिंपल सी बात है, ये बात हम लोगों ने पहले से की है, इसलिए मैंने बोला ये सेक्शन समझ लो, तुमको मैंने पहले से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो विल जस्ट राइट द प्रिंसिपल फर्स्ट एंड देन उसके बाद देखेंगे कौन कौन से टाइप के डिस्टर्बेंस लाए जा सकते हैं और वो डिस्टर्बेंस एक्चुअली डिस्टर्ब करते भी हैं कि नहीं, और अगर करेंगे तो फिर किस तरीके से सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये प्रिंसिपल लिख लेंगे। Okay, so this is the statement which says if a disturbance is created for a system of reversible reaction at equilibrium, then the reaction moves in a direction which minimizes the effect of disturbance and equilibrium state of reaction is again attained. ठीक है, मतलब system equilibrium पे था, you have created a disturbance, then system will respond to this disturbance. कैसे respond करेगा? It will move in a particular direction which is going to minimize the effect of this disturbance and again it will reach to the equilibrium state. That's the principle which is called Lee-Chatelier principle या Law-Chatelier principle. नोट कर जाओ इसको पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें डिफरेंट टाइप के डिस्टर्बेंसेस को चेक करते हैं कि वो कैसे एक्चुअली इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर रहा है, अगर कर रहा है तो, और वो करने के बाद सिस्टम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। क्वालिटेटिव मैनर में देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड ली-चैटलियर प्रिंसिपल। अगर हम लोग उसी को क्वांटिटेटिवली देख लेंगे तो उसका कोई प्रिंसिपल का नाम नहीं, अपना तुम्हारा नाम लिख लेंगे, है ना, के क्यू वाली कहानी जो करते रहे वो हम लोग कर लेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो एक एक करके सारे डिस्टर्बेंस जो क्रिएट किए जा सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। ऐसा समझ लो कि क्या क्या तुम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हो। इट कैन बी पर्पसफुल, समटाइम्स इट कैन बी विदाउट एनी पर्पस, है ना। पर तुम्हारे लिए तो यही है कि तुम्हारे लिए सवाल पूछे जाएंगे ऐसे जिसमें इस तरह के डिस्टर्बेंस दिखेंगे तुमको और उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। तो पहला डिस्टर्बेंस जो है वो है यू कैन ऐड और रिमूव सम ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्वालिटेटिवली ली-चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, टेक्निकली तो वर्ड में मैंने बता दिया। सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं और सिंप्लीफाई करके तो समझ लो कि व्हाटएवर डिस्टर्बेंस यू हैव क्रिएटेड इट विल ट्राई टू ईट दैट डिस्टर्बेंस। ठीक है, सिस्टम जो है वो उस डिस्टर्बेंस को खा जाना चाहेगा, जो भी डिस्टर्बेंस तुमने क्रिएट किया। ठीक है, खा जाने का मतलब क्या है, डिस्टर्बेंस को खा जाने का मतलब क्या है, अगर तुम कुछ ऐड कर रहे हो तो वो उसको कंज्यूम करना चाहेगा, अगर तुम कोई चीज रिमूव कर रहे हो तो वो उसको जनरेट करने की कोशिश करेगा, है ना। सिंपल सी बात है। तो अगर तुमने रिएक्टेंट ऐड किया है तो वो उसको कंज्यूम करना चाहेगा। रिएक्टेंट सिस्टम कैसे कंज्यूम कर सकता है, कौन से रिएक्शन से, फॉरवर्ड से कि बैकवर्ड से। अगर मैंने रिएक्टेंट ऐड कर दिया अपने मन से, सिस्टम रिएक्टेंट को कंज्यूम करना चाहेगा। सिस्टम के पास एक ही टूल है, वो है रिएक्शन, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड। तो रिएक्टेंट को कंज्यूम करने का एक ही तरीका है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कर लेना। अगर मैंने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, सिस्टम क्या करेगा, प्रोडक्ट को खा जाने की कोशिश करेगा, और प्रोडक्ट को खा जाने का तरीका क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन। वैसे ही मैंने रिएक्टेंट अगर रिमूव कर दिया तो इट विल ट्राई टू जनरेट द रिएक्टेंट, एंड ट्राइंग टू जनरेट द रिएक्टेंट मतलब डूइंग बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। वैसा ही इफ आई हैव रिमूव्ड सम प्रोडक्ट देन इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू जनरेट द प्रोडक्ट, है ना। तो यही कहानी है पूरी, और यही काम हम लोग बार बार हर फैक्टर में करेंगे। तो यहाँ सिंपल सी मीनिंग ये है, और इसको देखो क्वांटिटेटिवली समझते हैं। के है, क्यू है, के किस चीज पे डिपेंड करेगा, क्या बदलूंगा तो के बदलेगा, ये क्या बदलने से के बदलेगा, टेम्परेचर। वेरी गुड। इसका मतलब जब तक मैं टेम्परेचर एज अ फैक्टर मेंशन ना कर दूं उससे पहले के हिलेगा नहीं। क्या हिलेगा, सिर्फ क्यू हिलेगा। अब क्यू के एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट्स के जो इंफॉर्मेशन होते हैं, क्यूपी में पार्शियल प्रेशर एंड क्यूसी में उनकी मोलरिटीज, वो न्यूमरेटर में होते हैं, और रिएक्टेंट के जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो डिनोमिनेटर में होते हैं ना।
तो इसलिए अगर तुमने रिएक्टेंट ऐड किया है तो डिनोमिनेटर बढ़ा दिया तो क्यूपी कम हो गया या क्यूसी कम हो गया। सिमिलरली अगर तुमने प्रोडक्ट रिमूव कर दिया है तो न्यूमिनेटर कम कर दिया, फिर से क्यू कम हो गया। इसका मतलब एडिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट विल कॉज डिक्रीज इन क्यू, और सिस्टम में तुमने जबरन अगर ये कर दिया है तो सिस्टम क्यू को ऊपर करेगा, और क्यू को ऊपर करना मतलब फॉरवर्ड शिफ्टिंग। सिंपल, क्लियर है सब लोगों को? तो यहां हम लोग क्या बोलेंगे कि दो तीन पॉइंट लिख लेते हैं। विल राइट एडिशन ऑफ प्रोडक्ट एंड और, कोई एक काम करो या दोनों कर लो, दोनों तरीके से एक ही डायरेक्शन इंस्पायर होगा। वो है एडिशन ऑफ प्रोडक्ट एंड और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट। अगर ऐसा तुमने किया है और किनका, जिनका फेज हैविंग फेज सेम एज द फेज ऑफ रिएक्शन, अगर तुमने ऐसे रिएक्टेंट को रिमूव किया है या फिर ऐसे प्रोडक्ट को ऐड किया जिसका फेज ऑफ द रिएक्शन के बराबर है, दैट मींस गैस फेज रिएक्शन है, तो तुमने गैसियस प्रोडक्ट अगर रिमूव किया, गैसियस प्रोडक्ट अगर ऐड किया है एंड गैसियस रिएक्टेंट अगर रिमूव किया है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे क्यू बढ़ जा रहा है। और अगर क्यू बढ़ रहा है तो सिस्टम विल रिस्पॉन्ड टू दैट एंड इट विल रिस्पॉन्ड बाय डूइंग द बैकवर्ड शिफ्टिंग, है ना। सो यहाँ पर बोलेंगे अगर ऐसा हुआ है तो इसके कारण क्या हो रहा है कि Q जो है वो डिक्रीज हो रहा है। This results in decrease Q, hence ऐसा होने से क्या हो गया कि K इक्विलिब्रियम जो है वो ज्यादा रह गया और Q कम हो गया है ना, क्योंकि K तो उतने का उतना ही है और Q तुमने नीचे गिरा दिया, तो Q has become less than K। अब सिस्टम इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, तो सिस्टम विल अगेन रीच द इक्विलिब्रियम बाय फॉरवर्ड शिफ्टिंग, है ना। सो देन, ठीक है, इसी का उल्टा कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। एडिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड और रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट करेंगे विच आर हैविंग फेज सेम एज द फेज ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रिएक्टेंट रिमूव किया है तो क्यू बढ़ेगा, है ना, तो इट विल इंक्रीज, उल्टा लिख दिया, इसको ठीक कर लोगे, इंक्रीज इन क्यू। सो ये ज्यादा हो गया, देयर विल बी बैकवर्ड, सॉरी इसको करेक्ट कर लो, उल्टा लिखा है यहाँ पे, अभी सही हो गया है कि इफ यू आर रिमूविंग द न्यूमरेटर कम, अगर बढ़ा रहे हो या डिनोमिनेटर कम कर रहे हो तो नंबर बढ़ रहा है, तो क्यूब बढ़ गया, तो क्यूब हैज बिकम ग्रेटर देन के, तो सिस्टम विल अगेन अटेन द इक्विलिब्रियम बाय बैकवर्ड्स, नॉट फॉरवर्ड। चलो इसी में अगर मैं बोल दूं, इस बार सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूं मैं, तो अगर मैं एडिशन ऑफ रिएक्टेंट कर दूं एंड और रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट कर दूं, ऐसा होने से Q कम होने वाला है ना, so it will result in decrease in Q, hence K equilibrium has become greater than Q, so system will attain equilibrium by forward shift. That is the second point, इसको भी नोट कर जाओ। अब जैसे ही मैंने ये लिखा है कि you are removing or adding some reactant or product having same phase as the same phase of reaction, इसका मतलब है जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज में नहीं है, जैसे मान लो गैस फेज रिएक्शन एंड सॉलिड या लिक्विड की बात करें तो दैट इज इन अ डिफरेंट फेज, तो उनका एक्टिव मास हम लोग 1 लेते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अमाउंट, है ना। सो दैट्स व्हाई इफ सच टाइप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इफ यू आर रिमूविंग पार्शियली और इफ यू आर एडिंग, then it is not going to affect K or Q, so system का equilibrium will not be disturbed by that, है ना। तो गैस फेज रिएक्शन में सॉलिड का रिमूवल या एडिशन जो होगा that will not cause disturbance for the equilibrium state, and that's why there is no shifting required, system will retain its equilibrium, है ना, इसका equilibrium कभी vanish हुआ ही। so that will be the next point, so हम लोग लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट, एडिशन और पार्शियल रिमूवल लिखनी होगा of any reactant or product having phase different from phase of reaction। ये कौन सा एग्जांपल्स है, लाइक कोई सॉलिड ले लिया तुमने, गैस फेज रिएक्शन या एक्वस फेज रिएक्शन फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ये सारी कहानी रिवर्सिबल रिएक्शंस की चल रही है, हमेशा याद रखना, इरिवर्सिबल की नहीं चल रही।
हाँ जी, रिमूव भी करोगे, पार्शियल रिमूव करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक्टिव मास विल रिमेन वन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अमाउंट। बट अगर तुमने कंप्लीट रिमूव कर दिया तब तो एक्टिव मास जीरो, जो चीज प्रेजेंट ही नहीं उसका एक्टिव मास वन भी कैसे ले सकते हैं। तो कंप्लीट रिमूवल पे, if it is a reactant, complete removal पे backward shifting, complete removal for the product which is solid will cause in forward shifting, है ना। तो नॉर्मली तुमसे वो पूछा नहीं जाता, इट इज ऑब्वियस कि जब भी हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो पार्शियली, बट अगर कंप्लीट रिमूवल होगा तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट, बिकॉज अब जो सब्सटेंस हम लोग बोल रहे हैं उसका एक्टिव मास तो वन रहा ही नहीं है ना। जो प्रेजेंट रहता है इफ इट इज सॉलिड इन गैस फिल तो उसका एक्टिव मास, इफ इट इज प्रेजेंट इवन इन स्मॉल अमाउंट, इट्स एक्टिव मास इज वन। बट इफ इट इज नॉट प्रेजेंट एट ऑल तो इसका एक्टिव मास वन नहीं ले सकते ना, इट बिकम्स जीरो, एंड देन इट विल बी डिस्टर्ब, लेकिन वो तुमसे पूछा नहीं जाता। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। So second disturbance you can create is change in volume. If you are changing the volume तो कैसे affected होगा वो देखते हैं। तो समझो इसको कैसे समझना है। सिस्टम में कुछ मोल्स हैं, रिएक्टेंट्स के हैं, प्रोडक्ट्स के हैं, बट ओवरऑल इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद नेट मोल्स चेंज नहीं होते हैं। अगर तुमने वॉल्यूम चेंज नहीं किया है तो ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो फिक्स हो चुका है ना। मैं बोला था कोई भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होनी बंद हो जाती है आफ्टर रीचिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना। अब तुमने अचानक से मान लो वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो नेट जो कंसंट्रेशन है फॉर ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वो कम हो जाएगा ना। तो सिस्टम क्या करेगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। उसको कैसे याद रखना है कि एन है और बी है, एन अपॉन बी गिव्स यू द कंसंट्रेशन। अब क्या कर सकते हो कि तुमने अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया है तो सिस्टम मोल बढ़ाने की कोशिश करेगा, है ना। सिस्टम मोल बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर तुमने वॉल्यूम कम कर दिया तो सिस्टम मोल्स कम करने की कोशिश करेगा, एंड अकॉर्डिंगली ये शिफ्टिंग होगी। अब ये जो मैंने बोला ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ऐसा लग रहा है कि सर सही बोल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एग्जैक्ट लॉजिक कहां से आएगा वो क्वांटिटेटिव, वो भी देखेंगे। लेकिन साफ साफ पता चल रहा है कि व्हेन यू हैव इंक्रीज द वॉल्यूम, ओवरऑल कंसंट्रेशन कम हुआ है तो सिस्टम विल ट्राई टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन। इफ यू आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, ओवरऑल कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो सिस्टम विल ट्राई टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन, दैट मींस सिस्टम विल ट्राई टू कंज्यूम द मोल्स। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर तुमने वॉल्यूम बढ़ाया है एंड इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, देन system will move in the direction which is creating more moles of the participants in the given phase of reaction. Clear a point? अगर तुमने वॉल्यूम बढ़ाया है तो सिस्टम मोल्स बढ़ाने की कोशिश करे, अगर तुमने वॉल्यूम कम किया है तो सिस्टम मोल्स कम करने की कोशिश करेगा। सिंपल सा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ, दिस इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। लेकिन क्वालिटेटिव स्टेटमेंट की अपनी एक खासियत होती है, वो क्या है कि तुमको बहुत ज्यादा सोच के मैथ लगा के नहीं होगा। इफ यू रिमेंबर द स्टेटमेंट देन यू आर ऑलरेडी नोइंग द थिंग, है ना। बार बार उसको लॉजिक पे बैठ के क्यू इतना करके आंसर करते चलेंगे तो इट विल वेस्ट सम ऑफ योर टाइम। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ ब्यूटी इन क्वालिटेटिव स्टेटमेंट आल्सो। इफ यू जस्ट नो दिस वन लाइन, अभी क्या बोला था पिछला, अब देखो बिना के क्यू किए हुए पिछले स्टेटमेंट को, पिछले फैक्टर को देखोगे तो जो ऐड किया है सिस्टम उसको कंज्यूम कर लेगा, जो रिमूव किया है सिस्टम उसको जनरेट कर लेगा। इतना बोला बिना कुछ के क्यू बोले हुए, वट एवर यू आर डूइंग सिस्टम विल डू द अपोजिट, यही बोला था। तो अभी यहाँ पर दूसरा लॉजिक यहाँ क्या हो गया, तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे सिस्टम मोल बढ़ाएगा, तुम वॉल्यूम कम करोगे सिस्टम मोल कम करेगा। इतना भी याद है तो यू कैन आंसर द क्वेश्चन। अब कोई पूछे मैथमेटिकली समझाओ तो फिर हम लोग के क्यू का डिस्कशन करेंगे, जो आगे हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले अपन को स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए और वो क्वालिटेटिवली आ जाने से हमारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाते हैं। सबसे पहले जो हम लोग बोलेंगे इसमें क्या बोलेंगे कि इफ यू हैव चेंज द वॉल्यूम, तो चेंज करने का तरीका दो हो सकता है, या तो बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज एंड इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, देन सिस्टम इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, तो सिस्टम विल मूव इन द डायरेक्शन विच इज गोइंग टू इंक्रीज द टोटल मोल्स इन द गिवन फेज ऑफ रिएक्शन। देन सिस्टम मूव्स इन द डायरेक्शन रिएक्शन, है ना। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, डिक्रीज करेंगे तो ठीक उल्टा हो जाएगा। तो इफ वॉल्यूम
is decrease and equilibrium is disturbed. कब डिस्टर्ब नहीं होगा, इवन इफ यू आर चेंजिंग द वॉल्यूम, वो मैं बताऊं। ठीक है, नोट कर जाओ, यही दोनों इफेक्ट है, लेकिन इसको अब हम लोग क्वांटिटेटिवली भी समझेंगे के एंड क्यू से कि वॉल्यूम का इफेक्ट किस पे पड़ने वाला और क्या पड़ने। हाँ जी, गैस फेज का बोलेंगे तो गैसेस मोल्स बढ़ाने, एक्वस फेज का करेंगे तो एक्वस मोल्स बढ़ाने होंगे ना। ठीक है, चलो अब एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस यू आर क्रिएटिंग एंड इन डिफरेंट केसेस व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स यू विल बी गेटिंग फ्रॉम द सिस्टम। ये हो गए क्वांटिटेटिव स्टडी। अब देखते हैं, ये था क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है जिसमें कोई नंबर्स वगैरह का कुछ कंपैरिजन या फिक्स नहीं था, लेकिन सारे केसेस में हम लोग देखेंगे जो मैंने वहां लिखा है पहला दो स्टेटमेंट वो वैलिड है। इसमें बोलो क्वालिटेटिवली अगर इफ यू रिमेंबर द स्टेटमेंट इतनी कहानी करने की जरूरत नहीं होती। बट मान लो कभी को अगर मिस हो गया, कंफ्यूजन होगा, मैथमेटिक्स विल ऑलवेज टेल यू द राइट आंसर। ठीक है, सो वैसे ही यहां भी देखेंगे। सो गैस फेज रिएक्शन की बात कर लेते हैं। और गैस फेज रिएक्शन पहला केस हो सकता है कि डेल्टा एनजी पॉजिटिव रहा हो। अब याद करो हम लोगों ने बोला था QC was proportional to V raised to minus delta Ng for gas phase reaction and QC will be proportional to V raised to minus delta N aqueous for a aqueous phase reaction, है ना। This was for gas phase reaction। इसी को मैंने बोला था ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, 2 क्लास तक ऑब्जर्व करवाया था और बोला था आगे यूज करेंगे, तो टुडे इज द डे व्हेन वी आर गोइंग टू यूज इट। सो अब अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, लाइक मान लो 1 है या 2 है, तो क्यूसी प्रोपोर्शनल टू 1/v या 1/v स्क्वायर हो गया। इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ाने से क्यू जो होगा वो कम होगा, है ना। क्लियर पॉइंट। अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो वॉल्यूम बढ़ाने से क्यूसी कम होने वाला। तो यहाँ डिस्टर्बेंस क्या क्रिएट किया है तुमने, यहाँ किया है कि क्यूसी जो है वो डिक्रीज हो गया है। इसका मतलब केसी जो है वो अब ज्यादा हो गया है क्यूसी से इस केस। और अगर केसी ज्यादा हो गया है क्यूसी से तो सिस्टम क्या करने वाला है बताओ, सिस्टम क्यू को अप करेगा। और क्यू को अप करने का मतलब कैसे शिफ्टिंग, फॉरवर्ड शिफ्टिंग। वेरी गुड। सो देयर विल बी फॉरवर्ड शिफ्टिंग। कब तक, जब तक कि के क्यू वापस से बराबर ना हो जाए। वैसे ही अगर वॉल्यूम तुमने डिक्रीज किया है तो वॉल्यूम कम करके सब क्यू बढ़ेगा। और क्यू अगर बढ़ रहा है तो हम लोग बोलेंगे अब केसी क्यूसी जो आपस में पहले बराबर था, केसी सेम रह गया और क्यू बढ़ गया तो क्यूसी बिकम्स ग्रेटर देन केसी। और केसी से ज्यादा अगर के हो क्यू हो गया तो देयर विल बी बैकवर्ड शिफ्टिंग। बहुत ही लॉजिकल। ठीक है, दैट्स वन थिंग। दूसरा केस हो सकता है डेल्टा निगेटिव हो जाए, ठीक उल्टी चीजें हो जाएंगी। डेल्टा एनजी निगेटिव हो जाए, अगर डेल्टा एनजी निगेटिव हो गया, लाइक मान लो मैंने डेल्टा एनजी बोल दिया -2 है, ये देखो माइनस डेल्टा एनजी 2 हो गया है ना, तो क्यूसी बिकम्स प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ाने से क्यू बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ाने से क्यू बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ाने से अगर क्यू बढ़ेगा तो केसी जो होगा वो कम रह जाएगा क्यूसी से। और केसी अगर कम रह गया, क्यूसी ज्यादा हो गया, तो बैकवर्ड शिफ्ट पलट जाएगा यहाँ पे। वैसा ही अब वॉल्यूम अगर कम करोगे तो क्यू कम हो जाएगा, तो क्यूसी जो है वो कम हो गया। इसका मतलब केसी ज्यादा रह गया, क्यूसी कम हो गया है, तो क्यूसी कम रहे तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग। ओके, तो दैट वाज सेकंड केस। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि डेल्टा एनजी 0 हो, H2 प्लस I2 गिविंग 2HI, डेल्टा एनजी वाज 0, N2 प्लस O2 गिविंग 2NO, ये सबके डेल्टा एनजी 0 है। सो वहां पर क्या हो रहा है, डेल्टा एन अगर 0 रख दूं तो वॉल्यूम पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने बार बार बोला था इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड एंड इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, इफ वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड एंड इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, तो इसलिए यहाँ पर इवन इफ यू आर चेंजिंग द वॉल्यूम, डेल्टा एन 0 होने के कारण क्यूसी पे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो क्यूसी डजंट चेंज। इसका मतलब है केसी कोई डिस्टर्बेंस आया ही नहीं, बोलेंगे इक्विलिब्रियम नॉट डिस्टर्ब। और अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ है तो हम लोग देयर इज नो शिफ्टिंग। सिमिलरली यहाँ भी क्यूसी डजंट चेंज, तो इक्वलिटी अभी भी वैलिड है। तो इक्विलिब्रियम
not disturbed. So no shifting. We already इक्विलिब्रियम पे ही रह गया. फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसी एक्सप्रेशन को देखो, अगर डेल्टा एनजी जीरो हो गया तो V रेज टू जीरो इज वन, मतलब क्यूसी के टर्म में वॉल्यूम दिखेगा ही नहीं. और ये चीज ऑब्जर्व करो, डेल्टा एनजी जो पहला वाला केस किया था, क्यू H2 प्लस I2 गिविंग 2HI, उसमें क्यूसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम दिख ही नहीं रहा. इसका मतलब इवन इफ यू आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, क्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज. के तो चेंज हो नहीं रहा है, टेम्परेचर के अलावा किसी की औकात नहीं के को चेंज करने की, और यहाँ पर क्यू भी चेंज नहीं हो रहा है. तो इवन इफ यू आर चेंजिंग द वॉल्यूम, क्यू एंड के की इक्वलिटी जो है वो डिस्टर्ब ही नहीं हो रही है. तो हम लोग करें इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम नॉट डिस्टर्ब, so there is no shifting because it is already at equilibrium even if you are changing the volume, है ना. So that is the final result related to change in volume. टेबल पर नोट करना. फर्स्ट वाला देख लो, डेल्टा एन जी 2 है, क्यूसी प्रोपोर्शनल टू 1/v². क्यूसी अगर 1/v² के प्रोपोर्शनल है तो v बढ़ाने पर क्यू कम होगा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v² है. तो अगर वॉल्यूम बढ़ाया तो क्यू कम हो गया. तो पहले इक्विलिब्रियम पे के क्यू बराबर था, तुमने वॉल्यूम बढ़ाया तो क्यू कम हो गया. क्यू कम हो गया तो सिस्टम क्या करेगा, क्यू को बढ़ाएगा. और क्यू को बढ़ाने को, सिस्टम जब क्यू को बढ़ाता है उसी को फॉरवर्ड शिफ्टिंग बोलते हैं. तो सिस्टम क्यू को बढ़ा के केसी के बराबर करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड शिफ्टिंग. उल्टा हो गया जब तुमने वॉल्यूम कम किया है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरे फैक्टर की तरफ जाते हैं. तीसरा फैक्टर बहुत ही इजी है. वॉल्यूम की जगह वी आर चेंजिंग ऑफ प्रेशर. नाउ प्रेशर जब चेंज होता है तो हम लोगों ने पढ़ा था QP is proportional to P raised to delta H, है ना. तो हम लोग प्रेशर यहाँ कैसे चेंज कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द प्रेशर बाय चेंजिंग द वॉल्यूम. तो वॉल्यूम बढ़ा के प्रेशर कम करते हैं, वॉल्यूम कम करके प्रेशर बढ़ाते हैं. तो जो वॉल्यूम का इफेक्ट आ रहा है, ठीक उसका उल्टा इफेक्ट आएगा प्रेशर का. तो मैं क्वालिटेटिव स्टेटमेंट इस बार बाद में दे दूंगा, क्योंकि टेबल बना हुआ है, तो पहले टेबल वाला काम कर लेते हैं, फिर मैं क्वालिटेटिव स्टेटमेंट दे दूंगा. तो फॉर गैस फेज रिएक्शन, अगर QP इज प्रोपोर्शनल टू P रेज टू डेल्टा Ng, तो डेल्टा Ng पॉजिटिव रहने से, इफ यू आर चेंजिंग द प्रेशर, इस बार प्रेशर की बात करते हैं, पहले यही कर लो, पहले टेबल ही बना लो, बाद में फिर क्वालिटेटिव स्टेटमेंट भी लिख लो. तो अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है और तुमने प्रेशर बढ़ाया तो QP बढ़ जाएगा, और QP अगर बढ़ गया तो KP कम हो जाएगा QP से, और इसका मतलब है देयर विल बी बैकवर्ड शिफ्टिंग. और अगर तुमने प्रेशर कम किया तो QP भी कम हो गया, और QP कम हो गया तो KP ग्रेटर देन QP हो गया, तो देयर विल बी फॉरवर्ड शिफ्टिंग. डेल्टा Ng निगेटिव होने पर देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में चला जाएगा, मतलब प्रेशर बढ़ने से QP कम होगा, है ना. तो इस केस में प्रेशर अगर तुमने बढ़ाया है तो QP विल डिक्रीज, और अगर QP कम हो गया तो KP ग्रेटर देन QP हो गया, तो देयर विल बी फॉरवर्ड शिफ्टिंग. एंड उल्टा वाला केस में उल्टा हो जाएगा, ठीक उल्टा करके इस पर KP लेस देन QP हो गया, तो देयर विल बी बैकवर्ड शिफ्टिंग. डेल्टा Ng जीरो है, QP doesn't change, equilibrium not disturbed, QP doesn't change. सिंपल है. तो पहले टेबल ही बनाओ. तो देखो प्रेशर बढ़ाने से शिफ्टिंग उस डायरेक्शन में हो रही है जिधर मोल्स कम हो रहे हैं. अगर गैस फेज रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो गैसेस मोल्स कम हो रहे हैं, उस डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो रही है. हाँ, मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में क्या कह रहा था, सेम चीज है. एट अ गिवन टेम्परेचर nRT अगर कांस्टेंट है, प्रेशर कैसे चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम चेंज करके. मतलब वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम कर दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा. तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब है वॉल्यूम कम करना. वॉल्यूम कम करने का इफेक्ट क्या है देखा है हम लोगों ने. वैसा ही प्रेशर, वॉल्यूम कम करने का मतलब है प्रेशर बढ़ाना. वॉल्यूम कम करने पर क्या होता है, वही प्रेशर बढ़ाने पे होगा, है ना. तो प्रेशर का इफेक्ट वॉल्यूम के इफेक्ट का ठीक उल्टा है. इतना एक लाइन याद रखोगे तो बाकी सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी, है ना. चलो, अब जो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट मैंने बोला है वो लिख लेते हैं. ये तो क्वांटिटेटिव स्टडी हो गई. क्वालिटेटिव याद रखने से क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट सॉल्व. सिर्फ एक लाइन में देखो कैसे है.
जैसे मैं अभी तक 3 इफेक्ट डिस्कस कर चुका, तीसरा चल रहा है ये। तीनों को देखो मैं 3 लाइन में बोल देता हूँ। पहला इफेक्ट, कोई भी चीज जो सेम फेज में रहना चाहिए, सेम फेज ऑफ रिएक्शन वाली कोई चीज ऐड करोगे तो सिस्टम उसको कंज्यूम करेगा, रिमूव करोगे तो सिस्टम उसको जनरेट करेगा। पहला हो गया, जितना पढ़ा था सब एक लाइन। दूसरा, अगर डेल्टा एनजी ऑफ गैस पे 0 नहीं है तो अगर तुमने वॉल्यूम बढ़ाया है तो सिस्टम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर मोल्स बढ़ रहे हैं। सिंपल। वॉल्यूम कम करने पर उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर मोल्स कम हो रहे हैं, उसका उल्टा स्टेटमेंट हो गया। प्रेशर का इफेक्ट वॉल्यूम के इफेक्ट का ठीक उल्टा है ना। ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू सेव योर टाइम व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, है ना। इतना के क्यू इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मान लो कहीं कंफ्यूजन हो गया, ये सोचा था ये गलत तो नहीं, उल्टा तो नहीं सोच लिया मैंने, फिर मैथमेटिक्स तुमको आंसर कर सकता है। बट वो एकदम एक्सट्रीम केसेस में है जहां हम लोग के क्यू डिस्कस कर रहे हैं। और थोड़ा सा ये है कि अपन को एक बिल्कुल मैथमेटिकली भी चीजें समझ में आती है, इसके लिए मैं समझा। ठीक है, तो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि प्रेशर चेंज कैसे किया जाता है। तो प्रेशर इज चेंज बाय चेंजिंग द वॉल्यूम। एंड वो क्या रिलेशन है दोनों का, तो P is inversely proportional to volume, है ना। So that's why whatever effect was there for increasing volume, same effect you'll be getting for decreasing pressure. Whatever effect was there for decreasing volume, same effect you'll be getting for increasing pressure. So hence the effect of increase in pressure is same as that of decrease in volume, and effect of decrease in pressure is same as increase in volume as that of increase in volume. और वो चीज तुम दोनों टेबल देख के भी समझ सकते हो, वहां भी वही रिजल्ट आ रहा। वो रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। फॉर गैस फेज रिएक्शन, पहला, if P is increased and equilibrium is disturbed, equilibrium disturbed कब होगा यहाँ पे, जब डेल्टा एनजी 0 ना हो। ठीक है, तो लिखेंगे if P is increased and equilibrium is disturbed, disturbed कब होगा, जब डेल्टा एनजी 0 ना हो। तो then, ठीक है, इतना नोट कर जाओ। इसी को रिवाइज कर दूंगा डिक्रीज वाले केस में, पहले इतना नोट कर जाओ। और इसमें कहीं डाउट रहे तो पूछ लो, डाउट्स को रिजॉल्व करवाते जाना है। कहीं भी कोई भी डाउट रहे पूछ लोगे तो समझा ले जाओ, चुप रह जाओगे तो आई कैन नॉट से। फिर से बोल रहा हूं मैं, प्रेशर बढ़ाने का मतलब है वॉल्यूम कम करके प्रेशर बढ़ाना, और वॉल्यूम कम करने पर शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में होती थी, जिधर गैसेस मोल्स कम होते थे। तो वही लिखा है, प्रेशर इज इंक्रीज का इफेक्ट वही होगा जो डिक्रीज इन वॉल्यूम का होगा। तो प्रेशर बढ़ाने पर सिस्टम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर गैसेस मोल्स कम होते हैं, है ना। तो अगर तुम्हारे पास रिएक्शन है PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैसेस मोल्स देखो बढ़ रहे हैं ना, 1 मोल से 2 मोल क्रिएट हो रहा है प्रोडक्ट, 1 मोल रिएक्टेंट से 2 मोल्स प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो उस केस में अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया तो बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में मोल्स कम हो रहे हैं। अगर तुमने रिएक्शन ले लिया N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3, इसमें 4 मोल रिएक्टेंट से 2 मोल्स प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो अगर तुमने उस केस में प्रेशर बढ़ाया तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल्स कम हो रहे हैं, गैसेस मोल्स। ओके, ये सब एग्जांपल करेंगे हम लोग, बहुत सारे एग्जांपल्स करके देखेंगे। चलो, हो गया सब लोगों का। इसको जरा सा मैं चेंज कर देता हूँ, रिवाइज क्या करेंगे, तो इफ प्रेशर इज डिक्रीज, सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूँ, इफ प्रेशर इज डिक्रीज and equilibrium is disturbed, then shifting occurs in the direction which increases gaseous moles in the system. बस इतना ही करना, that is the second point. और मान लो डेल्टा एनजी 0 है तो there is no effect of pressure. इफ गैस इन्वॉल्व है तब तो डेल्टा एनजी की बात कर रहे हैं, गैस इन्वॉल्व नहीं है तो क्या होता है, ये हम लोग बाद में बात करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, अभी सिर्फ गैस फेज रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एक्वस में वॉल्यूम का इफेक्ट भी देखते हैं। वॉल्यूम का इफेक्ट मतलब गैस फेज में भी देखा, एक्वस में भी देख सकते हैं, लेकिन प्रेशर का इफेक्ट यहाँ तभी देख रहे हैं अभी हम लोग जहां पर गैस फेज रिएक्शन है। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में वही है, लेकिन आई टेल यू वन मोर केस जहां पर
गैस दिखेगा ही नहीं, इवन देन वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, लेकिन वो बाद में करें। चलो जी, तो ये था हमारा तीसरा फैक्टर। चौथा क्या करेंगे, फोर्थ डिस्टरबेंस जो लेंगे वो है वी आर गोइंग टू ऐड अ सॉलिड कैटलिस्ट इन अ गैस फेज रिएक्शन। और कुछ नहीं लिखा रहेगा तो समझ लेना गैस फेज रिएक्शन। एक रिएक्शन में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट्स का अगर गैस फेज रिएक्शन है तो रिएक्टेंट्स की अपनी मोलरिटी होगी, उसका पार्शियल प्रेशर होगा। प्रोडक्ट्स की अपनी मोलरिटी होगी, उसका पार्शियल प्रेशर होगा। जिस इंस्टेंस पे मैंने सॉलिड कैटलिस्ट ऐड किया है, क्या मैंने किसी की मोलरिटी या पार्शियल प्रेशर चेंज किया क्या? हैव आई चेंज्ड एनीथिंग? मोलरिटी या पार्शियल प्रेशर नहीं। इसका मतलब Q इज नॉट अफेक्टेड। अब आ जाते हैं के इक्विलिब्रियम जो होता है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, डेल्टा जी नॉट से, जिसको इनिशियल एंड फाइनल से मतलब है, बीच में क्या हो रहा है कुछ नहीं। तो कैटलिस्ट जो होता है ना वो रिएक्शन का काइनेटिक्स चेंज करता है। ये हम लोग 12th क्लास के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता था फॉर अ गिवन रिएक्शन विद गिवन रिप्रेजेंटेशन? सिर्फ टेम्परेचर पे। कैटलिस्ट पे डिपेंड ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो ना के चेंज हो रहा है ना ही क्यू चेंज हो रहा है। तो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट in a gas phase reaction is not going to change or not going to disturb the equilibrium state. And that's why खुशखबरी ये है कि इसके एडिशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ये हम लोगों को एक बार याद कर लिया तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, जैसे प्रेशर में वेरिएशन डेल्टा जी एन जी पॉजिटिव हो क्या नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा बोलेंगे इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब। क्यों नहीं डिस्टर्ब हो रहा है? क्योंकि क्यू तो अफेक्टेड नहीं है, वो तो साफ दिख रहा है। के इक्विलिब्रियम क्यों नहीं अफेक्टेड है? तो के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला याद करो, हम लोगों ने रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, केएफ अपॉन केवी बोला था। कैटलिस्ट केएफ एंड केवी को चेंज करता है बट इट चेंजेस बोथ ऑफ देम बाय द सेम फैक्टर। मान लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर मैंने इंटू 2 कर दिया है तो नेट नंबर तो चेंज नहीं हुआ ना। 1/2 में ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी हैव गॉट 3/6। 3/6 इज नथिंग बट हाफ, है ना? दैट्स व्हाई दैट थिंग इज नॉट चेंज। तो वही चीज लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे इफ यू आर एडिंग सॉलिड कैटलिस्ट, के इक्विलिब्रियम जो होता है वो KF अपॉन KV होता है एंड एडिशन ऑफ कैटलिस्ट विल चेंज KF एंड KV बाय द सेम फैक्टर। ठीक है। Q क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि Q में मोलरिटी है और पार्शियल प्रेशर है। सॉलिड डाल भी दिया तो पार्शियल प्रेशर कैसे चेंज होगा? नहीं चेंज हो रहा है ना। ना ढक्कन ऊपर किया ना नीचे किया, है ना वॉल्यूम बढ़ाया ना कुछ मोल्स ऐड किए, तो मोलरिटी भी चेंज नहीं होगी, पार्शियल प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है क्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, कि इक्विलिब्रियम में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। वहां हम लोग क्या लिखेंगे, अ कैटलिस्ट, दैट्स व्हाई वी से दैट इक्विलिब्रियम विल नॉट डिस्टर्ब, हेंस इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। जब भी कैटलिस्ट बोलेगा समझ लो यहाँ पर वो सॉलिड कैटलिस्ट ऐड करने की बात कर रहा है। एंड दैट टू व्हेन यू आर एडिंग, देखो इसमें एक आर्गुमेंट किया जा सकता है, सॉलिड जब ऐड कर रहे हो तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स कम हो गया ना। एक ही कंटेनर के अंदर पहले आयरन नहीं था और अभी तुमने आयरन के टुकड़े डाल दिया कैटलिस्ट, वॉल्यूम तो कम हो गया ना अवेलेबल, लेकिन उस पार्ट को यहाँ पर नेग्लेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ समझ लेना वो अंडरस्टूड है कि वॉल्यूम चेंज को नेग्लिजिबल मान लिया गया, नेग्लेक्ट किया गया। ठीक है, इसी के ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं अगर, बट क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं रहेगा, बट यू विल बी नेग्लेक्टिंग। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज ड्यू टू एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, और वो ढक्कन ऊपर नीचे करके हम लोगों ने वॉल्यूम चेंज नहीं किया, लेकिन वॉल्यूम अवेलेबल कम हो गया ना। एक डब्बा है जिसमें पूरे टाइम गैसेस घूम रहे थे, गैसेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट थे, उसमें आधा डब्बा में पानी भर दो तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के लिए तो आधा ही वॉल्यूम अवेलेबल रहा, तो उनके लिए वॉल्यूम अब आधा हो गया, इवन इफ यू हैव नॉट चेंज द लेवल ऑफ द ढक्कन, है ना, फिर भी वॉल्यूम चेंज हो गया। उस पार्ट को यहाँ नेग्लेक्ट किया। वॉल्यूम चेंज ड्यू टू एडिशन ऑफ कैटलिस्ट इज बीइंग नेग्लेक्ट, और ये अंडरस्टूड, ये लिख के नहीं देगा तुमको, वो मान के चलना पड़ेगा कि उन्होंने नेग्लेक्ट किया है। एंड यू विल से कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज नॉट डिस्टर्ब एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो शिफ्टिंग, है ना। नोट कर जाओ इसको, कहीं भी डाउट रहे तो पूछ लो। चलो पांचवें पे आ जाते हैं। 6 फैक्टर है, पांचवें की बात करें।
फिफ्थ फैक्टर जो है वो है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस गैस फेज रिएक्शन। ऑब्वियसली यहाँ पर गैस फेज, तो पहली बात तो इसके दो केसेस बनते हैं, लेकिन दोनों केसेस में जाने से पहले व्हेन आई से इनर्ट गैस, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिर्फ, हाँ जी, कैटलिस्ट होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों के स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। और कैसे बढ़ाता है? बाय चेंजिंग दैट के एफ एंड के बी। लेकिन दोनों का सेम फैक्टर से बढ़ा रहा है, इसलिए रेशियो ऑफ के एफ एंड के बी इज रिमेनिंग अनचेंज। ठीक है, तो कहेगा कि क्या कैटलिस्ट ऐड करने से रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है? यस। क्या फॉरवर्ड का बढ़ रहा है? यस। क्या बैकवर्ड का बढ़ रहा है? यस। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का बढ़ाता है, बट बाय द सेम फैक्टर, एंड दैट्स व्हाई केएफ बाय केवी रिमेन्स अनचेंज्ड। हाँ, कैटलिस्ट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन इट्सेल्फ, है ना? ओके, नाउ ये जो मैं बोल रहा था इनर्ट गैस का मतलब क्या है, तो सिर्फ हीलियम, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन ये बोल के काम नहीं चलेगा। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो दिए हुए रिएक्शन के किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्ट ना करे, उन सब को इनर्ट गैस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिविंग सी, और डी ऐड किया है, और डी ए बी या सी किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो डी हैज बिकम द इनर्ट गैस फॉर दैट रिएक्शन। ठीक है, तो इवन इफ इट इज नॉट हीलियम और आर्गन चलेगा। ठीक है, बट टू बी ऑन सेफर साइड क्वेश्चन में हीलियम आर्गन दे दिया जाता है। बट कोई ऐसी चीज जिसके बारे में लिखा हुआ है कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, उसको भी ट्रीट करना है इनर्ट गैस की तरह। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? सबसे पहली चीज तो इनर्ट गैस क्या इंप्लाई कर रहा है वो लिख देते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एयर। ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से जो रिएक्ट ना करे उन सबको इनर्ट गैस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ इनर्ट गैस इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन, मतलब दिए हुए सब्सटेंसेस से अगर कोई इनर्ट, तो एक सब्सटेंस हो सकता है एक केस में इनर्ट गैस का काम करे, दूसरे में इनर्ट गैस का काम ना करे। इनर्ट गैस डजंट इंप्लाई ओनली हीलियम, आर्गन, जेनॉन, वो वाला। क्योंकि हम सेफर साइड क्वेश्चन में हर बार वही दे दिया जाता है ताकि पता होता है कि वो रिएक्ट नहीं करने वाला है। बट किसी भी इमेजिनरी केस में, जैसे ए बी सी डी इन टर्म्स में जब बात करेगा, तो हो सकता है तुम्हारे पास एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें एक सब्सटेंस जो ऐड किया जा रहा है वो एक पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट या पार्टिसिपेट प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करे, उस दिए हुए उस एडेड सब्सटेंस को हम लोग इनर्ट गैस की तरह ट्रीट कर ले। ठीक है, तो ये हो गई कहानी कि इनर्ट गैस की तरह किसको ट्रीट कर सकते हैं। अब ये जो एडिशन है इसके दो तरीके हो सकते हैं जो प्रैक्टिकली यूज होते हैं और पूछे जाते हैं। तो दो केसेज हैं इसके। पहला है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब ढक्कन ना ऊपर, कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब ढक्कन ना ऊपर ना नीचे। सीधा से सीधा एक रूम में रिएक्शन हो रहा था, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, उसके अंदर धक्का मार के एक गैस को और एंट्री करवा दिया जो किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करे। क्या तुमने के चेंज किया है? नहीं, क्योंकि तुमने टेम्परेचर चेंज किया। क्यू दो तरीके से देख सकते हैं, क्यूसी या क्यूपी के टर्म। तो क्यूसी बोले या क्यूपी बोले, क्या किसी गैस का मोलरिटी, किसी भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैस जो भी अवेलेबल है, उसकी मोलरिटी या पार्शियल प्रेशर चेंज किया गया? एक नई चीज आ गई जिसको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, है ना? सो दैट्स व्हाई ना तो के चेंज किया ना तो क्यू चेंज किया, तो हमें मिली खुशखबरी। और वो खुशखबरी ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज नॉट डिस्टर्ब, तो इसमें कुछ टेंशन नहीं है, कोई केसेज। सो मैंने क्या बोला अभी, आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन। इफ आई हैव इंट्रोड्यूस्ड एन इनर्ट गैस इनसाइड अ कंटेनर, बिना ढक्कन ऊपर नीचे किए हुए, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है, तो उस समय ना तो मैंने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मोल चेंज किया है, ना ही ढक्कन ऊपर नीचे किया, तो मोलरिटी या पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसा करने से क्यू चेंज नहीं हुआ, ना तो क्यू चेंज हुआ और के तो चेंज होता ही नहीं जब तक तुमने टेम्परेचर नहीं चेंज किया। तो ना के चेंज हुआ ना क्यू चेंज हुआ। अगर के और क्यू चेंज नहीं हुआ तो दोनों इक्वल थे, इक्वल ही रह जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम स्टेट इज नॉट डिस्टर्ब। सिंपल सी बात है। सो इसमें हम लोग कह रहे हैं कि इट डजंट डिस्टर्ब डिस्टर्ब मींस नो शिफ्टिंग, है ना? ओके, सेंटेंस लिखना है तो नो शिफ्टिंग।
दूसरा जो केस बनता है इसमें वो है कि इनर्ट गैस को ऐड तो कर रहे हैं बट कंडीशन ये रख दिया है एट कांस्टेंट, एट, इस बार बोला कि टोटल प्रेशर चेंज नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, अगर तुमने इनर्ट गैस ऐड किया है और अगर ढक्कन ऊपर नीचे नहीं किया तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि टोटल मोल्स बढ़ गए सिस्टम में, है ना। तो अगर ढक्कन ऊपर नीचे नहीं किया, नहीं जी, वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट नेग्लेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस विल बी सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द होल कंटेनर, है ना। तो एक रिएक्शन मान लो N2H2 और NH3 है एक रिएक्शन कंटेनर के अंदर, तो N2 ने भी पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, H2 ने भी पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, NH3 ने भी पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। तो व्हेनेवर वी से वॉल्यूम ऑफ अ गैस, इट इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड। सो अगर तुमने उसके अंदर हीलियम डाल दिया तो हीलियम ने टोटल प्रेशर को बदल दिया, अगर तुमने ढक्कन ऊपर नीचे नहीं किया। बट बोला है वो पिछला केस था, अभी का केस बोला कि टोटल प्रेशर नहीं बदलना चाहिए। मान लो N2H2 और NH3 को मिला के 1 एटीएम प्रेशर आता है, हीलियम तुमने डाल दिया तो हो सकता है वो प्रेशर को 1.2 एटीएम कर दे, अगर तुमने ढक्कन ऊपर नीचे नहीं किया। तो मान लो ढक्कन ऊपर नीचे नहीं किया तो 1.2 एटीएम हो गया। बट अगर मुझे उसको वापस से 1 पे लाना तो क्या करना होगा, वॉल्यूम बढ़ाना होगा। Is it okay? So the process of addition of an inert gas at constant pressure will happen only if you are increasing the volume. तो इसका मतलब इस कहानी का इम्पैक्ट वही होगा जो इंक्रीज इन वॉल्यूम का इफेक्ट था। और इंक्रीज इन वॉल्यूम का इफेक्ट क्या था कि शिफ्टिंग वाज इन दैट डायरेक्शन व्हिच वाज इंक्रीजिंग द मोल्स ऑफ गैसेस मोल्स, है ना। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इट इज डन बाय increasing the volume while is added। इनर्ट गैस कुछ भी इफेक्ट नहीं ला रहा है, ना के बदल रहा है ना क्यू बदल रहा था, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर का कंडीशन जो था उसने वॉल्यूम बढ़ा दिया, और वॉल्यूम बढ़ाने के कारण हो सकता है क्यू डिस्टर्ब हो जाए इफ डेल्टा एन जी इज नॉट जीरो, है ना। सो दैट्स व्हाई इसका इफेक्ट क्या होगा, वो वही होगा जो वॉल्यूम चेंज होने का था, है ना। सो हम लोग क्या बोलेंगे कि इफ, और वो इफेक्ट क्या था कि वॉल्यूम बढ़ाने से इफ डेल्टा एन जी इज नॉट जीरो, शिफ्टिंग उधर होगी जिधर गैसेस मोल्स बढ़ते हैं। तो अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग, डेल्टा एन जी नेगेटिव तो बैकवर्ड शिफ्टिंग, डेल्टा एन जी जीरो तो नो शिफ्टिंग। इसी को हम लोग लिख सकते हैं। तो इफ डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव तो फॉरवर्ड शिफ्ट, इफ डेल्टा एन जी इज नेगेटिव तो बैकवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड डायरेक्शन में मोल्स बढ़ने वाले, एंड if delta n is zero, then no shift. Any doubt? सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा हूं मैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करने का मतलब है तुमको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा, क्योंकि अगर तुम वॉल्यूम नहीं बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे इनर्ट गैस ऐड करोगे टोटल प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो टोटल प्रेशर बढ़ना नहीं है, बोला है कांस्टेंट प्रेशर रखना है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब टोटल प्रेशर जो है कंटेनर का वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा करना है, तुम जैसे जैसे अंदर टोटल मोल्स बढ़ा रहे हो, क्योंकि इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो तो टोटल मोल्स बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। पीवी इक्वल्स एनआरटी से सोचो, तो इफ यू हैव टू पीवी इक्वल्स एनआरटी अगर पूरे सिस्टम पे लगा दो, उसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एंड तुम अगर मोल्स को बढ़ा रहे हो और बोला प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, है ना। सो मोल्स ऐड किया जा सकता है एट कांस्टेंट प्रेशर ओनली बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंक्रीमेंट का जो इफेक्ट था वही इफेक्ट यहाँ पे आएगा। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, बढ़ाने पे शिफ्टिंग उधर होती थी जिधर गैसेस मोल्स बढ़ते थे, वही इफेक्ट यहाँ भी है कि वॉल्यूम बढ़ाने पर अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड शिफ्ट, डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो बैकवर्ड शिफ्ट, डेल्टा एनजी जीरो है तो नो शिफ्ट। चलो जी, हो गया। अभी एक लास्ट फैक्टर है जो अभी तक नहीं बदला था, वो आज बदलेंगे, जिसका इफेक्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, एंड दैट वाज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो दैट इज आवर लास्ट फैक्टर। चलो ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, कंप्लीट कर लो। ओके, लास्ट फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है,
किसी रिएक्शन को जिसको तुमने लोअर टेम्परेचर पे पहले एस्टेब्लिश करवाया था, अगर हायर टेम्परेचर पे करवाओ तो क्या होगा, या फिर पहले अगर हायर टेम्परेचर पे करवाया था लोअर पे करवाओगे तो क्या होगा, इसकी कहानी है। दैट इज आवर लास्ट फैक्ट, टेम्परेचर। अब इसको भी देखो दो तरीके से देखेंगे, पहले क्वालिटेटिवली देख लेते हैं बिकॉज इट इज इजियर टू रिमेंबर द क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्या बोला था लीचेटेलिव, क्या है कि व्हाटएवर यू आर व्हाटएवर डिस्टरबेंस यू आर क्रिएटिंग, सिस्टम विल ट्राई टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दैट डिस्टरबेंस, मतलब वो उस डिस्टरबेंस को खा जाना चाहेगा, सिंपल वर्ड्स में समझो, है ना। सो अब टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, मैं क्या करूंगा, सिस्टम को हीट देके टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, क्लियर पॉइंट। सो अगर तुमने हीट ऐड किया है तो सिस्टम उसको खाएगा, सिंपल वर्ड। सो हीट के खाने को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, सिंपल। तो टेम्परेचर अगर तुमने बढ़ाया है तो सिस्टम विल मूव इन द डायरेक्शन विच इज एंडोथर्मिक, सिंपल। वो फॉरवर्ड है बैकवर्ड है वो डेल्टा एच देख के पता चल जाएगा ना। सो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पर शिफ्टिंग उस डायरेक्शन में होगी जो एंडोथर्मिक, ठीक है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड एंडो है, डेल्टा एच निगेटिव है तो बैकवर्ड एंडो, क्योंकि फॉरवर्ड एक जो हो गया तो इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड पहले से नहीं बोल के रख सकते, हम लोग सिर्फ इतना बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर शिफ्टिंग उधर होगी जो एंडोथर्मिक है। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब फॉरवर्ड एंडो है, डेल्टा एच निगेटिव का मतलब फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो, ठीक है। तो ये चीज हम लोग अभी देखने वाले। तो यही दो पॉइंट्स है। अच्छा, टेम्परेचर कम करने का मतलब क्या है, तुमने यू हैव एक्सट्रैक्टेड हीट, यू हैव रिमूव्ड द हीट फ्रॉम द सिस्टम, इफ यू हैव रिमूव्ड द हीट फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम विल ट्राई टू जनरेट। और हीट जनरेट करने को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब सिस्टम विल मूव इन द डायरेक्शन व्हिच इज एक्सोथर्मिक, है ना, सिंपल। इतना ही था। अब देखो ये क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव में भी स्टडी कर लेंगे इसको, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, दो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट लिख लेंगे और उसी से रिलेटेड एक टेबल फिर से बना लेंगे। So if temperature is increased, system moves in endothermic, या फिर इसको थोड़ा सा और मैं और अच्छे से डिटेल में, हो सकता है सिस्टम हाइपोथेटिकली अभी भी इसका इक्विलिब्रियम स्टेबिलिश ना डिस्टर्ब ना हो एंड इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, तो ऐसा करने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तभी होगा जब डेल्टा एच नॉट जो है वो नॉन जीरो, ठीक है। डेल्टा एच अगर जीरो हो गया तो के टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता था, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड देन सिस्टम मूव्स इन द एंडोथर्मिक डायरेक्शन, ठीक है। और उसी का उल्टा अगर किया है तुमने, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज एंड इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, और इक्विलिब्रियम तभी डिस्टर्ब होगा जब डेल्टा एच नॉट नॉन जीरो, जीरो नहीं होगा, तब then system moves in the exothermic direction। तो इसको हीट को खा जाने और जनरेट करने के लॉजिक पे बोल दिया, तो दैट वाज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। इसी को के और क्यू के साथ देखते हुए हम लोग एक पूरा टेबल बना लेंगे ना, लेकिन उसके पहले ये दोनों पॉइंट नोट कर लो, फिर एक टेबल बना लेते हैं जिसमें लॉजिकली के और क्यू से भी क्वांटिटेटिवली भी हम लोग इसको समझ सकते हैं ना। नोट कर लिया सब लोगों ने, चलो अब इसका एक टेबल बना लेते हैं। अभी हो गया ना सबका, ओके चलो अब इसका टेबल बना लेते हैं। डिफरेंट केसेस में ये एंडोथर्मिक डायरेक्शन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन क्या होगा और के क्यू से इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये देख लेते हैं। सो डेल्टा एच नॉट फॉर रिएक्शन, और ये जो दिया जाता है ना, ये वैल्यू फॉरवर्ड रिएक्शन का दिया जाता है हमेशा, और इसके दो चीजें होंगी, टेम्परेचर इज इंक्रीज, उससे डिस्टरबेंस क्या आएगा, तो बड़ा पूरा बोर्ड है तो, ठीक है। यही सारी चीजें हैं। अब इसमें देख लेते हैं एक एक करके कौन कौन से केस बन रहे हैं। तो पहला केस है कि अगर डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है, डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव का मतलब होता है फॉरवर्ड इज एंडो, बैकवर्ड इज
एक्सो, फॉरवर्ड इज एंडो, बैकवर्ड इज एक्सो, है ना। इस केस में अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया है, याद करो मैंने बताया था लास्ट क्लास में रिजल्ट में क्वालिटेटिव स्टेटमेंट दिया था आफ्टर गेटिंग द फॉर्मूला, इफ फॉरवर्ड इज एंडो डेल्टा एच नॉट इज पॉजिटिव देन टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ जाता है ना, इज इट ओके। इफ डेल्टा एच नॉट इज पॉजिटिव टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है ना, ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास के एंड में बिल्कुल देखा था। सो अगर टेम्परेचर बढ़ाया है तो के इक्विलिब्रियम बढ़ गया है, एज अ रिजल्ट के इक्विलिब्रियम जो है वो ज्यादा हो गया है क्यू से, और अगर के ज्यादा हो गया क्यू कम है, सिस्टम के को नहीं टच कर सकता। तुमने टेम्परेचर बढ़ा के के बढ़ा लिया है तो क्यू को इंक्रीज करना चाहेगा सिस्टम, और क्यू को इंक्रीज करने का मतलब है फॉरवर्ड शिफ्ट। तो देखो ना, टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड शिफ्टिंग, एंड फॉरवर्ड इज एंडो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्टिंग होती है, वो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक उल्टा किया, अगर तुमने टेम्परेचर कम किया तो के इक्विलिब्रियम कम हो जाएगा। इसका मतलब के इक्विलिब्रियम जो पहले क्यू के बराबर था अभी लेस देन क्यू हो गया, तो के नीचे हो गया, क्यू वहीं का वहीं है, तो सिस्टम क्यू को कम करेगा, और क्यू को कम करना बाय सिस्टम इज कॉल्ड बैकवर्ड शिफ्टिंग। सो दैट्स व्हाई सिस्टम विल रिस्पॉन्ड बाय डूइंग द बैकवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है। वैसा ही दूसरा केस, अगर डेल्टा एच नॉट निगेटिव दिया हुआ, इसका मतलब है फॉरवर्ड एक जो है एंड बैकवर्ड जो है वो एंडो है। इस केस में याद करो मैंने बोला था टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाता है, टेम्परेचर कम करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है ना। तो इस केस में अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो के इक्विलिब्रियम कम हो गया है, इसका मतलब के इक्विलिब्रियम जो पहले क्यू के बराबर था एट इक्विलिब्रियम वो अब लेस देन क्यू हो गया है। अब के कम हो गया, क्यू वहीं का वही है, तो सिस्टम क्यू को कम करेगा, और सिस्टम क्यू को कम कर रहा है, दैट मींस दैट इज बैकवर्ड शिफ्टिंग। अभी भी जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है पहले कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्टिंग होती है, वो देखो अभी भी वैलिड है। टेम्परेचर बढ़ाया है, बैकवर्ड शिफ्टिंग हुई है, और यहाँ का बैकवर्ड इज एंडो। तो सिर्फ एक लाइन क्वालिटेटिवली अगर तुम याद कर लो कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्टिंग होती है, तो दैट विल गिव यू ऑल दीज रीजंस। हाँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे जहां कि इक्विलिब्रियम के वैल्यू की बात करेगा, बोलेगा टेम्परेचर ज्यादा लिया तो के ज्यादा मिल रहा है, दैट गिव्स यू कि रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडो, है ना। तो देखो कि इस पे बहुत सारे सवाल तुमको मिल जाएंगे। दूसरी चीज, अगर टेम्परेचर कम किया तो इस बार के इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा, तो के इक्विलिब्रियम बढ़ गया, जो पहले के इक्विलिब्रियम क्यू के बराबर था वो अब के इक्विलिब्रियम क्यू से ज्यादा हो गया, के ज्यादा हो गया, क्यू कम है, सिस्टम विल इंक्रीज द क्यू, क्यू को इंक्रीज करना बाय सिस्टम इज कॉल्ड फॉरवर्ड शिफ्टिंग, so there will be forward shifting। तो अभी भी देखो टेम्परेचर कम करने से एक्सोथर्मिक डायरेक्शन की शिफ्टिंग है, क्योंकि यहाँ फॉरवर्ड इज एक्सो। अब इसी में तीसरा केस जो मैंने कहा था हाइपोथेटिकल है, अगर बोल दे कहीं डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो ना तो फॉरवर्ड एंडो ना ही बैकवर्ड एंडो, ना तो फॉरवर्ड एक्सो ना ही बैकवर्ड एक्सो, तो के इक्विलिब्रियम विल रिमेन कांस्टेंट, तो के इक्विलिब्रियम डजंट चेंज। और अगर ऐसा हुआ है तो इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब, so even if you are changing the temperature it's no shifting because equilibrium is not disturbed। वही चीज यहाँ भी होगा कि के इक्विलिब्रियम ना तो टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज हो रहा है ना ही टेम्परेचर कम होने से, so equilibrium is not disturbed temperature in this case। क्लियर है सब लोगों को? चलो जी, जब इतनी मेहनत की है थ्योरी को समझने में और अगर इतने अच्छे से समझ गए हैं तो क्वेश्चन ना करे तो मजा नहीं। तो आज क्या कर रहा हूं मैं, आज एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं जिसको तुम लोग करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में एक और लेक्चर लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पे, एक और लेक्चर करते हैं जिसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक कॉन्फिडेंस ले आएंगे और फिर जाके तब इस चैप्टर को विदा करेंगे। ठीक है, तो जब इतना काम अच्छे से अभी तक किया है एक लेक्चर और बढ़ा लेते हैं, एक लेक्चर और करके अच्छे से इसको पूरा रिजॉल्व करके सारे क्वेश्चन जितने हो सकते हैं इधर उधर के वो सब सॉल्व करके फिर अगले क्लास में हम लोग इसको खत्म करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जस्ट मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको जस्ट नोट कर लो या स्क्रीनशॉट चले। आई जस्ट राइट अ क्वेश्चन, मतलब पूछ रहे हैं कि इस रिएक्शन, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे था,
Now I'll be giving you different type of disturbances. पूछ रहा है ऐसा करने से NH3 के इक्विलिब्रियम अमाउंट पे क्या फर्क पड़ेगा? Will it increase, will it decrease, or will it remain same? So that will be the answers का form. Will decrease, will increase, will remain same, है ना? तो यहाँ देखना होगा, अगर तुम्हारा आंसर आता है कि फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम अमाउंट बढ़ जाएगा, अगर बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी तो इक्विलिब्रियम अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, अगर नो शिफ्टिंग तुम्हारा रिजल्ट तुम बोलोगे इट विल रिमेन सेम, है ना? तो इस तरह से आंसर्स करने हैं। तो क्या क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, चलो जी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। 8 टाइप के क्वेश्चन है, 8 टाइप के आंसर्स आएंगे तुम्हारे, है ना? ओके, सो नेक्स्ट क्लास में जैसा मैंने बोला कि इन सब चीजों को जो पढ़ा है उन पे कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, होगा तो एक आध हो सकता है मैं तुमको एडिशनल सेक्शन भी दे दूं। हाँ, एक सेक्शन जो मैंने पहले से गैसेज स्टेट में कवर कर दिया है, मैं उसको रिपीट नहीं करने वाला हूँ। एम ऑब्जर्व्ड, एम प्योर, अल्फा का रिलेशन, या वीडी ऑब्जर्व्ड, वीडी प्योर एंड अल्फा का रिलेशन, जिन लोगों को याद नहीं होगा उनको वापस रेफर करना है। गैसेज स्टेट वाले वीडियोस में तुमको मिल जाएगा ये ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी एंड एबनॉर्मल वेपर डेंसिटी वाला रिलेशन, वो चीज देख जाओगे, उसके क्वेश्चंस तुमको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में भी। तो वो देख जाओगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लीच प्रिंसिपल से कर लेंगे एंड देन विल एंड द चैप्टर। ठीक है, चलो ओके, बाय एवरीवन।